सलाम नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारा सवाल है चौथा कक्षा 10वीं का सीज़न 2025 प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं। और आज हम इस सवाल में करने वाले हैं आपके सामने। ये हमारे पास चौथा सवाल है। HCF दिया हुआ है हमारे पास 306। दो संख्याएं हैं, एक 306 है और एक 657 है। ए और बी का ये मान है और इसमें HCF हमारे पास 9 दिया है। तो इन्हीं संख्याओं में से हमें LCM निकालना है 306 और 657 का। तो सबसे पहले हम इसे हल करते हैं यहाँ पे। हल करने के लिए सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमें पता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल हल लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड में पता है नियम अनुसार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM के। तो हमारे पास मान लो दो संख्याएं A और B हैं। मान लो दो संख्याएं A और B हैं। इसलिए A गुणा B इज इक्वल टू HCF गुणा LCM, इस प्रकार होगा। और हमारे पास HCF दिया हुआ है, तो A बराबर मान लेते हैं A गुणा, तो A बराबर हमारे पास है 306 और B बराबर है 657। और HCF ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास, HCF इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो हमें LCM निकालना है, तो इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। इसी में जैसे, इसलिए A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। LCM A में जो है ना, A गुणा B गुणा ऐसे LCM, इस प्रकार हमारे पास, इसलिए A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM है। इसलिए तो इसमें मान रखने पर, अब हम मान रखते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है, तो इसमें हम मान रख देंगे डायरेक्ट। A बराबर हमारा 306 है गुणा B बराबर हमारा 657 है बराबर HCF हमारा 9 दिया हुआ है गुणा में LCM है। तो जब ये संख्या इसके साथ गुणा में है तो 306 गुणा 657, चाहे हम इसको पलट के इधर से इधर कर लें, 9 गुणा LCM बराबर होगा 306 गुणा 657। तो LCM बराबर होगा
306 गुणा 657 बटे में 9। अब 9 से देखते हैं कटता है ये, तो 9 से काट के देखते हैं। 9 एकम 9, 9 9 से 63, तो ये 7 पे कट जाएगा। 9 सत्ते 63 और बचे 63, 2 बचे, 9 तिये 27। तो इज इक्वल टू हमारे पास एलसीएम आएगा। एलसीएम इज इक्वल टू होगा 306 गुणा 73। तो इसकी गुणा कर लेते हैं हम। 306 गुणा 73, तो 306 गुणा 73 करते हैं। 306 गुणा 73 होगा 6 तिये 18, 0 है तो 1 का 1 वैसे ही आ जाएगा हासिल जो है। 3 तिये 9, उसके बाद 7 छिक 42, हासिल लगा 4, 4 का 4 ऐसे आ गया क्योंकि 0 है। 7 तिये 21, 8, 3, 9 और 4 13, हासिल लगा 1, 2 और 2। यह आएगा हमारा 22,338। इसलिए एलसीएम होगा, एलसीएम इज इक्वल टू होगा 22,338। ये हमारा आंसर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कैसा लगा आपको सवाल चौथा? इस तरह से इसे हम सोल्व कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया एलसीएम 22,338। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हमारा 5वां सवाल कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की शक्ति n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। लेकिन हमारा जो नियम कहता है, नियम के अनुसार यदि कोई संख्या, अभाज्य गुणनखंडों के नियम के अनुसार, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए, यानी 2 गुणा 5 आना चाहिए नियम अनुसार। और हम 6 के गुणनखंड करके देखते हैं। यहाँ पे साइड में यहाँ पे 6 संख्या दिया हुआ है इसने, तो 6 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 6, तो इसलिए 6 इसलिए हमारे पास जो 6 संख्या है इस प्रकार, इसलिए 6 के गुणनखंड जो हमारे पास संख्या के हैं वो 2 गुणा 3 है। इसलिए 6 बराबर जो गुणनखंड है इसके 2 गुणा 3 है। इसलिए जांच से यह सिद्ध होता है कि
कि 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इसलिए जांच से यह सिद्ध होता है कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या संख्या 6n अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती। नहीं हो सकती नहीं हो सकती क्योंकि 6 संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 है। इसलिए यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड के कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। लेकिन अगर जब हम 6 के गुणनखंड करते हैं, संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, तो जब ऑलरेडी 6 के ही गुणनखंड 2 गुणा 3 आ रहे हैं तो यह कभी भी शून्य पर प्राप्त नहीं हो सकती और ये कभी नहीं प्राप्त होगी। इसलिए इसका उत्तर यही होगा, 6n अंक शून्य पर कभी समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि 6 संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 है। और हमें अगर इसको शून्य पर काटना है तो इसके गुणनखंड अगर किसी संख्या के 2 गुणा 5 है तो वो पूरी पूरी विभाजित होगी। अब इसके बाद हम करते हैं छठा सवाल। छठा सवाल में क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल। हल में लिखते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती हैं। हल, छठे सवाल का हमारा सवाल का हल। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए, इसकी परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। भाज्य संख्या भाज्य संख्या भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वह होती है जो विभाजित हो जाती है। भाज्य संख्या वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है जिसके विभाजन से कम 3 भाज्य गुणनखंड प्राप्त हों। जैसे 4 संख्या सबसे
छोटी भाज्य संख्या है। इसे आप भाज्य संख्या भी कह सकते हैं, संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं। संख्या है क्योंकि 4 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो इसके गुणनखंड जो है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 1। इसके कम से कम हमारे पास तीन अभाज्य गुणनखंड है। 3 अभाज्य गुणनखंड है। तो इस प्रकार व्याख्या कीजिए कि ये 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा और क्या भाज्य संख्या हैं। तो इसलिए इसको हम सिद्ध करते हैं यहाँ पे। तो ये भाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जिसके विभाजन से कम 3 भाज्य गुणनखंड प्राप्त हों, जैसे 4 संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो है संख्याएं दी हुई हैं, इसलिए हम क्वेश्चन से उठाते हैं। इसलिए हमारे पास 2 पद दिए हुए हैं, एक 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करें क्यों है। तो इसलिए हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने पर इसलिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसी प्रकार हमें जो है इसको सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमारे पास 2 युग्म आ गए हैं, एक तरह से 2 टर्म आ गए हैं, 2 बहुपद आ गए हैं यहाँ पे। तो इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 2 पद हैं, 2 टर्म हैं, एक यहाँ से यहाँ तक और ये गुणा का है और एक जमा का है। तो इसलिए सिद्ध करने पर तो सबसे पहले हम इन दोनों में से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या नाम 13 कॉमन है। तो इसलिए क्यों है, हमें सिद्ध करना है। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, पहले इस भाग को हम सोल्व कर लेते हैं। इसमें 13 कॉमन आ जाएगा। 7 गुणा 11 गुणा 13 जो है 13 एकम 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 एक बाहर चला गया और जो 13 तो बाहर आ गया। तो 13 एकम 13, यहाँ पे 1 बचा और प्लस में भी 1 बचेगा यहाँ पे। इसी प्रकार से दोनों ओर को हल करने पर दोनों पदों को, 2 पद दिए हुए हैं दायां और बायां। व्याख्या कीजिए 7 गुणा, इन दोनों पदों को हमें सॉल्व करना है, 2 पद दिए हैं। तो इस प्रकार से
पहले एक पद को सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को। तो 13 गुणा ये आया, तो इसके बाद 13 गुणा में है, इसके साथ ये आपस में गुणा कर लेंगे इनकी। 11 से सतंतर, सतंतर एकम सतंतर, सतंतर प्लस 1, ये आ गया 13 गुणा 78। चाहे इसको एक लिख लो यहाँ पे, या यहाँ पे लास्ट में एक, क्योंकि 77 जमा 1 हो जाएगा, ये 78 हो गया। और इसी तरह से इसके हमारे पास 3 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पे भी, तो इसलिए ये क्या नाम है, एक भाज्य संख्या है। यहाँ पर भी 3 गुणनखंड प्राप्त हुए। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और प्लस 5। तो इसमें हम देख रहे हैं संख्या प्लस का है, एक योग इधर का बनता है ये, तो इनमें कॉमन क्या है, 5 है, तो 5 को कॉमन ले लेते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 एकम 5, तो 4 नहीं कटेगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 1, क्योंकि ये 5 से भाग हो जाएगी, क्योंकि 5 कॉमन आ गया था हमारा। तो इस प्रकार से हमारे पास संख्या क्या आएंगी, इनकी 5 को बाहर रखेंगे और इनकी अंदर वाली को गुणा कर देंगे आपस में। 7 6 42, 42 एकम 42, 7 6 42, 42 चौके 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 24 और 42 की गुणा करते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 का 8, 6 दूनी 8 और 8 एक 9, यानी 24 दूनी 48, हासिल लगे 4, 24 चौक 96, 96 और 4, 24 चौक 96 होते हैं, और 96 और 4 तो 100 आते हैं। तो कुछ गुना में गलती हुई है क्या, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ओके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 8 उतार लिया यहाँ पे, 6 और 2 8 हो गए, 8 एक 9, 98 हुए। 24 चौक 14, 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 एक 9। अब अगर हम 24 दूनी यहाँ पे 24 की डायरेक्ट गुणा करते हैं, 24 दूनी 48, हासिल लगे 4, 24 चौक 96 और 4, 96, 6 4 10 की 0, हासिल लगा 1 10, तो 1008 आना चाहिए। तो कुछ ना कुछ गलती है। 42 गुणा 24 करते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 का 8, 6 और 4 10, 6
6 और 4 10 और हासिल लगा 1, 8 और 2 10, यानी हमारे पास 1008 आया। 1008 इनके आपस में गुणा कर कर +1। और गुणा में 1 रख सकते हैं क्योंकि ये गुणा में रहता ही है हमेशा संख्या के, तो इसलिए हमारे पास संख्या होगी 5, इसके साथ ही हो जाएगा 8 1 9, 5 गुणा 1009 गुणा 1, तो इसके भी 3 गुणनखंड है, तो इसलिए और भी गुणनखंड हो सकते हैं इसके, इसलिए ये सिद्ध हो गया ये भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इन दोनों पदों की संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या संख्या 3 व 3 से अधिक हो सकती है, ये भाज्य हो सकती है, इसीलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। ये होगा आपका आंसर। तो आज की हम प्रश्नावली को यहीं पे फिनिश करते हैं। कल हम नेक्स्ट सवाल करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए बाय बाय।